हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन और वंदन। जैसा कि आपको पता है कि हम आधुनिक काल गद्य का विकास पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि किस तरह से ब्रजभाषा गद्य लिखा गया, उसके बाद खड़ी बोली गद्य लिखा गया। अब आज हम पढ़ेंगे कि खड़ी बोली गद्य में जो 4 महानुभव हुए हैं, वो किस तरह से उन्होंने खड़ी बोली गद्य का उन्नयन किया, किस तरह से उसका विकास किया, उनकी गद्य के विकास में क्या भूमिका रही है, आज हम वो देखेंगे। और इन पे बहुत सारे प्रश्न हिंदी साहित्य की परीक्षाओं में आते रहते हैं। इस बार आपको डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि अगर आपने हरियाणा वैकेंसी का फॉर्म डाला है असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, तो उसमें इस बार आपको पता होगा कि डिस्क्रिप्टिव जो पैटर्न है वहाँ डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा। उसमें आपको डिटेल से पढ़ के तभी लिखना होगा, क्योंकि अब आप ऑब्जेक्टिव वाला उसमें नहीं कर सकते हो। तो ये हरियाणा वालों के लिए भी बहुत अच्छा एक जो मेरा प्रयास है वो रहेगा। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे मुंशी सदा सुखलाल नियाज़ को। मुंशी सदा सुखलाल कल हमने पढ़ा था कि जो हिंदी के 4 महानुभाव हुए हैं, वो 4 महानुभाव, उनमें से 2 का जो जुड़ाव था वो फोर्ट विलियम कॉलेज से था। वो 2 का नाम फोर्ट विलियम कॉलेज से लिया जाता है, जिसमें हमने याद किया था कि दल लाल है तो लल्लू लाल और सदल मिश्र, इन दोनों का जो नाम है वो फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़ा है। और बाकी जो 2 हैं, मुंशी इंशाअल्लाह खां और सैयद सदा सुखलाल और मुंशी इंशाअल्लाह खां, इन दोनों का नाम फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं जुड़ा हुआ है। ये चीज़ आपको याद करना है। फिर हम आज पढ़ते हैं मुंशी सदा सुखलाल नियाज़। मुंशी सदा सुखलाल नियाज़, इनका कई बार नाम भी पूछ लिया जाता है कि नियाज़ जो उपनाम है वो किसका है, तो ये मुंशी सदा सुखलाल का है। ये दिल्ली के रहने वाले थे। आपने पढ़ा कि दिल्ली की दरबारी श्रेष्ठता में खड़ी बोली फल फूल रही थी, लेकिन ये जो मुंशी सदा सुखलाल नियाज़ हैं, ये दिल्ली के रहने वाले थे। उसके बावजूद भी इन्होंने जो उर्दू अरबी फारसी शब्दों की बाहुल्यता से भरी जो हिंदी थी उसका प्रयोग नहीं किया, बल्कि संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग किया। और इसीलिए इन्होंने एक कोटेशन भी कहा है, जिसको मैं कोट कर रही हूँ कि रस्मो रिवाज भाखाकार दुनिया से उठ गया। मतलब भाखा उस समय संस्कृत निष्ठ हिंदी को उर्दू बोलने वाले लोग कहते थे। उर्दू बोलने वाले लोग संस्कृत निष्ठ हिंदी को भाषा कहते थे, और जो उर्दू मिश्रित हिंदी थी उसको खड़ी बोली या रेखता कहा जाता था। तो जब उन्होंने ये लिखा तो इसका सारांश जो शुक्ल ने बताया है वो यह है कि मुंशी जी ने हिंदुओं की शिष्ट बोलचाल की भाषा ग्रहण की, उर्दू से अपनी भाषा नहीं ली। इन प्रयोगों से यह बात स्पष्ट हो जाती है। ठीक है, तो हमने देखा कि ये जो सदा सुखलाल नियाज़ थे, ये दिल्ली के रहने वाले थे, फिर भी इनकी भाषा जो थी वो काफ़ी अलग थी। इन्होंने एक किताब अपनी निकाली थी जिसका नाम मुंतखबुत तारीख थी। तारीख उर्दू में बोलते हैं इतिहास को, कि हमारी तारीख क्या रही है, इतिहास को। तो मुंतखबुत तारीख मीन्स फारसी का शब्द है। इसका जो मतलब होता है वो ये कि अपनी खुद की तारीख लिखना। तो मुंतखबुत तारीख एक आत्मकथा परक इनकी रचना है। उसमें इन्होंने लिखा है कि 65 वर्ष की आयु में ये नौकरी छोड़कर प्रयाग चले गए, और वहाँ इन्होंने अपनी शेष आयु वहीं हरिभजन में बिताई। उक्त पुस्तक संवत 1875 में समाप्त हुई, जिसके 6 वर्ष के बाद ये इनका देहांत हो गया था। उसके बाद में मुंशी जी ने विष्णु पुराण से कोई उपदेशात्मक प्रसंग लेकर एक पुस्तक लिखी थी, जो पूरी नहीं मिलती है, लेकिन शुक्ल ने कहा है कि जो इसकी भाषा है वो कुछ दूर बहुत साफ चलती है, और वो हमें भाषा योग वशिष्ठ जैसी भाषा का दर्शन कराती है। उसके बाद में शुक्ल ने इनके बारे में लिखा है कि मुंशी जी ने अंग्रेज़ों की जो गद्य परंपरा थी उस पर नहीं, बल्कि अपनी खुद की संस्कृत निष्ठ, जो मैंने अभी बताया, वो हिंदी लिखी है। और ये दिल्ली के रहने वाले अहलेज
बान थे, पर उन्होंने अपनी हिंदी गद्य के कथावाचकों और पंडितों से ली है। इतना ही हम इनके बारे में जानते हैं। ये हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक भगवत भक्त आदमी थे, क्योंकि ये प्रयाग चले गए थे, छोड़ के सारा कुछ चले गए थे नौकरी छोड़कर। उसके बाद में हम पढ़ते हैं मुंशी इंशाअल्लाह खां। मुंशी इंशाअल्लाह खां उर्दू के प्रसिद्ध शायर थे, जो दिल्ली के उजड़ने पर लखनऊ चले आए थे। पहले में हम लोगों ने दिल्ली के दरबारी शिष्टता, वहाँ का जो संस्कार है, वहाँ के जो आचार व्यवहार हैं और खड़ी बोली उनके बीच में किस तरह से पनप रही है, उसकी भूमिका क्या है दिल्ली के दरबारों में, हमने वो पढ़ लिया। तो अब हमें समझ में आ रहा होगा कि जो हम कह सकते हैं मुंशी सदा सुखलाल नियाज़ थे और जो इंशाअल्लाह खां थे, ये दोनों दिल्ली की पृष्ठभूमि से आते थे। तो कहीं ना कहीं इनका विकास जो खड़ी बोली का रहा है वो उसी पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है। तो प्रसिद्ध शायर जो इंशाअल्लाह खां हैं, वो भी दिल्ली के उजड़ने पर लखनऊ चले आए और इनके पिता मीर माशाअल्लाह खां कश्मीर से दिल्ली आए थे। ये इंशाअल्लाह खां दिल्ली से लखनऊ आए, इनके पिता मीर माशाअल्लाह खां थे और वो कश्मीर से दिल्ली आए। आप इनको याद ऐसे कर सकते हो, इंशाअल्लाह खां हम बोलते हैं इंशाअल्लाह और हम माशाअल्लाह भी बोलते हैं, तो इंशाअल्लाह खां के पिता माशाअल्लाह खां कश्मीर से आए थे, जहाँ वे शादी हकीम हो गए थे, जहाँ वे शाही हकीम हो गए थे। मुगल सम्राट की अवस्था बहुत गिर जाने पर हकीम साहब मुर्शिदाबाद के नवाब के यहाँ चले गए। मुर्शिदाबाद ही में इंशा का जन्म हुआ था। जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला मारे गए तो बंगाल के अंधेर मचा। तब इंशा, जो पढ़ लिख कर अच्छे विद्वान और प्रतिभाशाली कवि हो चुके थे, दिल्ली चले आए और शाह आलम दूसरे के दरबार में रहने लगे। वहाँ जब तक रहे, अपनी अद्भुत प्रतिभा के बल से अपने विरोधी बड़े बड़े नामी शायरों को ये बराबर नीचा दिखाते रहे। जब गुलाम कादिर बादशाह को अंधा करके शाही खजाना लूट कर चल दिया, तब इंशा का निर्वाह दिल्ली में कठिन हो गया और वे लखनऊ चले आए। इंशा जब गुलाम कादिर बादशाह अंधा करके शाही खजाना लूट कर चल दिया, तब इंशाअल्लाह खां लखनऊ आ गए और वहाँ 1855 ईस्वी में नवाब सादत अली खां की गद्दी पर बैठे। जब नवाब सादत अली खां गद्दी पर लखनऊ में बैठे तो उनके दरबार में इंशाअल्लाह खां जो थे वो आने जाने लगे और बहुत दिन तक इनकी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा वहाँ पर रही और अंत में एक दिल लगी की बात पर इनका वेतन आदि सब बंद हो गया और इनके जीवन का अंतिम भाग जो था वो बड़ा कष्ट से बीता। कई बार ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि इंशाअल्लाह खां का अंतिम जो भाग था, किस महानुभाव का अंतिम जीवन के अंतिम भाग बड़े कष्ट से बीता, तो इंशाअल्लाह खां का बीता। और ये भी पूछ लेते हैं कि नवाब सादत अली खां जब गद्दी पर लखनऊ में बैठे तो वहाँ पर कौन से शायर जो थे वो उनके दरबार में आने जाने लगे और उनकी मान प्रतिष्ठा बढ़ी, तो वो इंशाअल्लाह खां थे। इसके बाद में जब गुलाम कादिर अली बादशाह अंधा करके शाही खजाना लूट कर चलाया तो वो दिल्ली से कहाँ चले गए, तो दिल्ली से लखनऊ चले गए। हम हर क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा, शुक्ल की किताब एक ऐसी किताब है, आप जितनी बार पढ़ोगे आपको आंसर क्वेश्चन उसमें से उतना ही ढूंढने को मिलेगा। सोचिए 1929 में ये किताब लिखी गई थी और तब से लेकर आज तक हिंदी साहित्य की जितनी भी परीक्षाएं, चाहे वो बड़ा एग्ज़ाम हो या छोटा एग्ज़ाम हो, शुक्ल की किताब उनकी नींव है। तो हम छोटा छोटा एक एक लाइन बाकायदा अंडरलाइन कर करके हमें पढ़ना चाहिए, समझ के पढ़ना चाहिए कि किसके लिए वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि इनकी एक लाइन भी बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम फैक्टर के हिसाब से, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इनको ज़रूर, और अगर ज़रूर पढ़िए। और अगर हिंदी साहित्य के आप विद्यार्थी हैं और आपको अपनी साहित्य पर पकड़ बनानी है तो सबसे पहले शुक्ल का इतिहास ही पढ़िए। बस कुछ शब्दावली पर ध्यान दीजिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनका पीछे मतलब आगे। वो शुक्ल बहुत बार लिखते हैं कि पीछे फिर ऐसी बात चली, तो हम लोग क्या समझते हैं, पीछे मतलब पहले ये बात चली होगी, बाद में ये बात चली होगी, लेकिन शुक्ल का अर्थ ये है कि पीछे बात चली मतलब आगे, बाद में ये बात चली, आफ्टर दैट।
तो उसके बाद में इंशा ने उदयभान चरित या रानी केतकी की कहानी संवत 1855 और 1860 के बीच लिखी। कहानी लिखने का कारण इंशा साहब यूँ लिखते हैं कि एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट ना मिले, तब जाके मेरा जी फूल की कली के रूप में खिले। बाहर की बोली और गंवारी कुछ उसके बीच ना हो, अपने मिलने वालों में से एक कोई बड़े पढ़े लिखे पुराने धुराने डांग बूढ़े घाघ या खट राग लाएं और लगे कहने। यह बात होते दिखाई नहीं देती, हिंदवीपन भी ना निकले और भाखापन भी ना हो। मतलब हिंदवीपन मीन्स कि उर्दू जोपन है, और उर्दू का जो यहाँ का रूप है वो भी ना निकले, और जो भाषापन है मतलब हिंदी का संस्कृत निष्ठ रूप भी ना निकले। बस जैसे मल लोग अच्छों से अच्छे आपस में बोलते चालते हैं, ज्यों का त्यों वही सब डोल रहे। मतलब बोलचाल की भाषा लिखने का प्रयास करने के लिए लेखक कह रहा है। और छाँव किसी की ना हो, मतलब किसी के आधार पर ना लिखी जाए, किसी ग्रंथ को आधार बनाकर या उसकी भाषा को ना लिया जाए। यह नहीं होने का मतलब ये सब चीज़ें ना हो, कोई ऐसी हम चीज़ लिखें, ऐसी कहानी लिखें जिसमें भाषापन भी ना हो, जो बोलचाल की भाषा से जुड़ी हुई हो। इससे स्पष्ट चलता है कि इंशा का उद्देश्य ठेठ हिंदी लिखने का था, जिसमें हिंदी को छोड़कर किसी बोली का पुट ना रहे। उद्धृत अंश में भाखापन शब्द ध्यान देने योग्य है। मुसलमान लोग भाषा शब्द का व्यवहार साहित्यिक हिंदी भाषा के लिए करते थे। अभी मैंने आपको बताया था कि जिसमें आवश्यकता अनुसार संस्कृत के शब्द आते थे, चाहे वह ब्रज भाषा हो चाहे खड़ी बोली। तात्पर्य यह है कि संस्कृत मिश्रित हिंदी को ही उर्दू फारसी वाले भाषा कहा करते थे। अभी जो मैंने एक लाइन में आपको बात बताई थी वही यहाँ पर पूरे पैराग्राफ में लिखी है, मैं पढ़ के भी सुना दी हूँ कि भाखा से खास ब्रज भाषा का अभिप्राय उनका नहीं होता था, जैसा कुछ लोग भ्रमवश समझते हैं। जिस प्रकार वे अपनी अरबी फारसी मिली हिंदी को उर्दू कहते हैं, उसी प्रकार संस्कृत मिली हिंदी को भाखा कहते हैं। भाषा का शास्त्रीय दृष्टि से विचार न करने वाले या उर्दू की तालीम खास तौर पर हिंदी कहने में संकोच करने वाले खास तौर पर पाने वाले कई नए पुराने हिंदी लेखक इस भाखा शब्द के चक्कर में पड़कर ब्रज भाषा को हिंदी कहने में संकोच करते हैं। खड़ी बोली पद्य का झंडा लेकर घूमने वाले स्वर्गीय बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री चारों ओर घूम घूम कर कहा करते थे कि अभी हिंदी में कविता हुई कहाँ, सूर तुलसी बिहारी आदि ने जिसमें कविता की है वह तो भाखा है, हिंदी नहीं। यहाँ पर जो अयोध्या प्रसाद खत्री हैं उनका जो भाखा उन्होंने कहा है, यह भाखा वो जो उर्दू वाले कहते थे भाखा, वो भाखा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अयोध्या प्रसाद खत्री ने जो भाखा का नाम लिया है वो ब्रज अवधि ये सब इन सबको भाखा कहा है। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि अयोध्या प्रसाद खत्री के अनुसार भाखा का तात्पर्य क्या है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो भाखा का तात्पर्य बताया है वो क्या है, और जो उस समय तत्कालीन समाज ने भाखा का तात्पर्य माना था वो क्या है, और जो सदा सुखलाल नियाज़ थे उन्होंने जो रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया उसका जो उस भाखा का जो अर्थ है उसका क्या है। तो यहाँ पे हम विभिन्न संदर्भों में भाखा का अर्थ हमने देखा, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। ईशा ने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की थी। ये क्वेश्चन मैंने 1-2 बार एग्ज़ाम्स में भी देखा है। आप देखिएगा नेट के एग्ज़ाम में बहुत इस तरह के प्रश्न आते हैं कि ईशा ने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की है। बाहर की बोली अरबी, फारसी, तुर्की, गंवारी, ब्रजभाषा, अवधी आदि भाखापन, संस्कृत के शब्दों का मेल। ईशा ने जो 3 प्रकार की शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की वो हमने पढ़ा।
इस बिलगाँव से मतलब ये सब चीज़ों से यह आशा है कि जो इंशा की बोली थी उन्होंने किन चीज़ों को हटाकर रखना चाहा था। लेकिन उन्होंने 2 चीज़ों को दूर रखना चाहा, एक भाखापन को और एक मुअल्लापन को। मुअल्लापन मतलब भाखापन मतलब संस्कृतनिष्ठ हिंदी और मुअल्लापन खड़ी बोली में उर्दू, फ़ारसी, तुर्की इन शब्दों की बाहुल्यता। तो इन दोनों चीज़ों को दूर रखने की जो प्रतिज्ञा है वो इंशाअल्लाह खां ने की थी, पर दूसरी बला से वह किसी सूरत में कुछ लगी रह गई। क्योंकि इंशाअल्लाह खां पहले शायर थे और शायर थे तो उनकी उर्दू दिल्ली के थे, खड़ी बोली बोलते थे और उर्दू बोलने वाले कवियों में से थे। तो वहाँ पर उनको जो उर्दू के शब्द थे उनके में अपने आप से ही आ गए थे। उनकी जो भाषा विन्यास, वाक्य विन्यास था उसमें अपने आप से ही आ गए थे, पारसी ढंग के जो शब्द थे। और इस तरह से जो आरंभ काल के 4 लेखकों में इंशाअल्लाह खां की जो भाषा थी वो सबसे चटकीली, मटकीली, मुहावरेदार और चलती हुई थी। क्योंकि जो उर्दू शुक्ल इसका एक कारण बताते हैं कि जो उर्दू थी भाषा, वो चूँकि पद्य में बहुत पहले ढल चुकी थी, उसमें पद्य बहुत खड़ी बोली से पहले लिखा जाने लगा था। तो चूँकि वो पद्य उसमें पहले से ही व्यवस्थित ढंग से लिखा जा रहा था, तो वहाँ जो शब्द और जो वाक्य विन्यास था, जो मुहावरे थे, वो इंशा की भाषा में अपने आप से ही आ गए। इसलिए उनकी भाषा जो है वो बहुत ही चटकीली, मटकीली और मुहावरेदार हमें दिखाई देती है। आगे चलकर उन्होंने जो बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, जैसे कि छोटे-छोटे मुहावरों का इस्तेमाल किया है, तो वो सब भी उनका उर्दू से या लखनऊ की बोली से इन सब चीज़ों से उनकी भाषा में आ गया है। और सदा सुखलाल जो नियाज़ थे उनकी भी जो भाषा थी वो भी दिल्ली ख़ास के थे, लेकिन उर्दू साहित्य का अभ्यास वो पूरा रखते थे, पर धर्म भाव के कारण वो जानबूझकर उनकी भाषा जो है वो काफ़ी संयत है और काफ़ी गंभीर है। सदा सुखलाल के बारे में शुक्ल जी ने ये कहा है। उसके बाद में हम आगे देखते हैं जो लल्लू लाल जी हैं, उनकी भाषा के विषय में क्या कहा है। यहाँ पर हम भाषाओं की ही बात कर रहे हैं, जो कि हिंदी खड़ी बोली के विकास की बात कर रहे हैं, गद्य के विकास की। गद्य का विकास ही हिंदी खड़ी बोली का विकास ही गद्य का विकास कहलाता है। और हम जब सबकी भाषाएँ देखते हैं तो हमने देखा सदा सुखलाल नियाज़ की कैसी भाषा थी, मुंशी इंशाअल्लाह खां की भाषा कैसी थी, सदा सुखलाल नियाज़ ने भाषा के क्षेत्र में क्या-क्या चीज़ें अपनाई और मुंशी इंशाअल्लाह खां ने क्या-क्या चीज़ें अपनाई। अब मुंशी इंशाअल्लाह खां के बाद में जो हमारे अगले लेखक आते हैं वो फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े हुए थे कलकत्ता से, और लल्लू लाल। लल्लू लाल आगरा के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे और इनका जन्म संवत 1820 और मृत्यु 1882 में हुई। संस्कृत के ये विशेष जानकार नहीं थे, इसलिए इनकी जो भाषा थी वो ज़्यादा संस्कृतनिष्ठ भी नहीं है और उर्दू फ़ारसी के शब्दों की बाहुल्यता भी नहीं है, लेकिन अज्ञानतावश कुछ शब्द इनके जो रचना है उसमें उर्दू फ़ारसी के भी आ गए हैं। शुक्ल जी एक उदाहरण देकर इसे समझाते हैं कि उन्होंने क्यों उर्दू फ़ारसी के शब्द नहीं लिखे हैं। उर्दू फ़ारसी के शब्द लल्लू लाल जी ने इसलिए नहीं लिखे क्योंकि उर्दू का उनसे कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने कहा है कि इंशाअल्लाह खां को उर्दू आते हुए भी उन्होंने उर्दू से दूर रहने की प्रतिज्ञा की थी। सदा सुखलाल ने भी की थी, लेकिन लल्लू लाल को चूँकि आती ही नहीं थी मतलब इतनी व्यापक रूप से, इसलिए उनके जो रचना में है वो हमें उर्दू नहीं दिखाई देती है। लेकिन उनकी अज्ञानता कह लीजिए कि या उनको इस क्षेत्र में इतनी जानकारी ना हो कि उन्होंने कुछ उर्दू फ़ारसी के शब्द उनकी रचनाओं में आ गए हैं, जो कि उनको जैसे कि हमें कुछ चीज़ें नहीं पता होती, जैसे हम किताब बोलते हैं आम तौर पे। अगर किसी और विद्यार्थी से पूछ लो हिंदी साहित्य पे बहुत अच्छी पकड़ ना रखता हो या साहित्य पे या हिंदी पे, तो वो किताब को तो हिंदी समझेगा और बुक को अंग्रेज़ी समझेगा। लेकिन हम जानते हैं ना कि किताब हमारा
हिंदी शब्द नहीं है। तो इसी तरह से बहुत सारे शब्द उनकी बोली में भी आए हैं और जो हिंदी में इतना घुल मिल गए हैं कि हम उन्हें विदेशी मानते नहीं हैं। वो सारे शब्द लल्लू लाल की भाषा में आए हैं। शुक्ल जी ने एक उदाहरण देकर इसे समझाया है कि मुझे एक पंडित जी का स्मरण आता है कि लाल शब्द तो वे बराबर बोलते थे, पर कलेजा और बैगन शब्दों को मलेच्छ भाषा के समझ बचाते थे खुद को। मलेच्छ आपने सुना होगा कि उस समय मुस्लिम कम्युनिटी को मलेच्छ भी बोलते थे। लल्लू लाल जी जो थे वो अनजान में कहीं कहीं ऐसे शब्द लिख गए हैं जो हिंदी में ग्रहण कर लिए गए हैं उर्दू के, ठीक है। तो उसके बाद में हम देखते हैं कि जो सदा सुखलाल नियाज़ थे उनकी जो भाषा थी वो अरबी फ़ारसी के शब्दों का प्रयोग ना करके संस्कृत निष्ठ साधु भाषा का प्रयोग किया, जबकि लल्लू लाल की जो भाषा थी उसमें बहुत भेद भी दिखाई देते हैं और इतनी साफ़ सुथरी भी नहीं है। इंशाअल्लाह खान ने इन सब चीज़ों को बचाने का बहुत प्रयत्न किया है, लेकिन उनकी भी भाषा में उर्दू फ़ारसी के शब्द बहुतेरे आए हैं। और जो लल्लू लाल जी की भाषा है वो कृष्ण के उपासकों की तरह भाषा लगती है। वो कृष्ण उपासक व्यासों की इसी ब्रजरंजित खड़ी बोली लगती है। जिस तरह से कवि गंग ने अकबर के समय लिखा था, उस तरह की भाषा लल्लू लाल जी की भाषा खड़ी बोली लगती है। हम बात कर रहे थे लल्लू लाल की भाषा पर। मैं क्षमा चाहती हूँ, गर्मी बहुत है और पंखा बंद करके मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, तो मैं बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर के बाद पंखा चला लेती हूँ, तो वीडियो रोक देती हूँ, तो शायद क्रमबद्धता जो है वो छूट जाए। मैं पकड़ने की पूरी कोशिश करूँगी कि लल्लू लाल की जो काव्य भाषा है वो उन्होंने इसलिए लिखी क्योंकि वो फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े हुए थे और उनसे कहा गया था कि आपको इस उपाधि पर रखा गया है, इस पद पे रखा गया है और आप ये कार्य करिए। अंग्रेज़ों ने उनसे वो काम करवाया। जब बंदे से कोई काम करवाया जाता है, खासकर जब साहित्य लिखवाया जाता है, तो वो उस ढंग का होता है, उसकी भाषा और उसका जो वाक्य विन्यास है वो उस ढंग का हो जाता है। तो चूँकि लल्लू लाल ने काव्य भाषा गद्य को परिमार्जित और परिष्कृत करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए लिखी, तो उनकी भाषा के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि लल्लू लाल का काव्य भाषा गद्य भक्तों की कथा वार्ता के काम ही अधिकतर है, ना नित्य व्यवहार के अनुकूल है, ना संबद्ध विचारधारा के योग्य। प्रेम सागर के 2 नमूने इन्होंने यहाँ पे दिए हैं। आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में पढ़ सकते हैं, 289 पेज नंबर पे है। लल्लू लाल ने उर्दू, खड़ी बोली, हिंदी और ब्रजभाषा तीनों में गद्य पुस्तकें लिखी। संस्कृत ये नहीं जानते थे और ब्रजभाषा में लिखी हुई कथाओं और कहानियों को उर्दू और हिंदी गद्य में लिखने के लिए इनसे कहा गया था। इनसे कहा गया था कि ब्रजभाषा में जो कथाएं या कहानियाँ प्रचलित हैं उन्हें उर्दू और हिंदी में लिखिए। आपको मैंने बताया था कि फोर्ट विलियम कॉलेज में गिलक्राइस्ट को नियोजित किया गया था और उन्होंने कहा, ये काम उनको दिया गया था कि उर्दू और हिंदी दोनों संभाग स्थापित करें और उनको बढ़ावा दें। चूँकि अंग्रेज़ों को जनता के रूबरू होना था, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था। तो जो लल्लू लाल थे उनको ब्रज भाषा की जो कथाएं या पुस्तकें थीं या वार्ताएं थीं उनको हिंदी, खड़ी बोली और उर्दू में लिखने के लिए कहा गया था। उन्होंने उर्दू प्रेम सागर तक की जो पहले पुस्तकें हैं वो उन्होंने उर्दू में लिखी और प्रेम सागर फिर उन्होंने खड़ी बोली में लिखी। और उसके बाद उन्होंने 1869 ईस्वी में राजनीति नाम से एक पुस्तक लिखी, जो कि कुछ कहानियाँ ऐसी थीं जो हितोपदेश की कहानियाँ जो पद्य में लिखी जा चुकी थीं, ब्रजभाषा पद्य में, वो गद्य में इन्होंने ब्रजभाषा गद्य में लिखी। ठीक है, राजनीति 1869 में ब्रजभाषा पद्य में पहले लिखी जा चुकी थी हितोपदेश के नाम से। वो 1869 ईस्वी में लल्लू लाल जी ने गद्य में वो सारी कहानियाँ लिखी। उसके बाद में माधव विलास इन्होंने लिखी, सभा विलास लिखी, जो ब्रजभाषा पद्य के संग्रह
थे, इन्होंने प्रकाशित करे। इनकी लाल चंद्रिका जो है वो बिहारी सतसई की टीका है। इन्होंने अपना एक निज का प्रेस कलकत्ते में पटल डांगे में खोला था, और जब ये रिटायर हुए थे तो जब इन्हें वेतन मिलता था तो ये उस प्रेस को लेकर आगरा चले गए थे, क्योंकि ये आगरा के रहने वाले थे। और जब आगरा गए फिर वहाँ इन्होंने बहुत अच्छा प्रेस स्थापित किया और उसका नाम रखा संस्कृत प्रेस। और फिर उसके बाद में ये वहाँ से फिर कलकत्ता आ गए, और कलकत्ता में ही इनका देहावसान हुआ था। और इनकी बहुत सारी पुस्तकें ये अपनी उसी प्रेस से छापते थे। इन्होंने रामायण इत्यादि की पोथियाँ भी अपनी संस्कृत प्रेस से छापी थी। लल्लू लाल संस्कृत प्रेस अपना नाम ज़रूर रखे थे प्रेस का, लेकिन लल्लू लाल संस्कृत भाषा नहीं जानते थे, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने ब्रज भाषा की जो रचनाएं थी उनको हिंदी और उर्दू में अनुवादित किया, और प्रेम सागर से पहले जो रचनाएं इन्होंने अनुवादित की वो उर्दू में थी। उसके बाद प्रेम सागर जो था इनका वो खड़ी बोली में था। राजनीति जो थी वो हितोपदेश एक रचना थी जिसमें ब्रजभाषा पद्य में कथाएं लिखी गई थी, उसको इन्होंने राजनीति नाम से गद्य में लिखा, ब्रजभाषा में ही लेकिन लिखा। ठीक है, इसके बाद सदल मिश्र आते हैं, और सदल मिश्र बिहार के रहने वाले थे। देखिए, सदा सुखलाल नियाज़ हमारे दिल्ली के रहने वाले थे। मुंशी इंशाअल्लाह खां भी दिल्ली के रहने वाले थे, और फिर वो लखनऊ आकर रहने लगे। उसके बाद में जो सदा सुखलाल नियाज़ थे वो प्रयाग चले गए थे। मुंशी इंशाअल्लाह खां लखनऊ आ गए थे। जो लल्लू लाल थे वो आगरा के रहने वाले थे, गुजराती ब्राह्मण थे, और वो कलकत्ता आकर रहने लगे, वहाँ अपना उनकी कर्म भूमि रही। उसके बाद में वो आगरा फिर से वापस गए, लेकिन उनका देहावसान भी कलकत्ते में ही हुआ। उसके बाद में हम देखते हैं सदल मिश्र, और सदल मिश्र ये बिहार के रहने वाले थे और फोर्ट विलियम कॉलेज में काम करते थे। जिस प्रकार उक्त कॉलेज के अधिकारियों की प्रेरणा से लल्लू लाल खड़ी बोली गद्य की पुस्तक तैयार की, उसी प्रकार इन्होंने भी की। इनका नासिकेतोपाख्यान जो है उस समय लिखा गया जिस समय प्रेम सागर पर दोनों की भाषा में बहुत अंतर है। वो जो नासिकेतोपाख्यान स्टार्टिंग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल बताते हैं उसका कोई कर्ता नहीं बताते हैं, ये दूसरा नासिकेतोपाख्यान था। उसके बाद में लल्लू लाल के समान इनकी भाषा में ना तो ब्रजभाषा के रूपों की वैसी भरमार थी और न परंपरागत काव्य भाषा की पदावली का स्थान पर समावेश था। इन्होंने व्यवहार उपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया और जहाँ तक हो सका खड़ी बोली का ही व्यवहार किया इन्होंने। पर इनकी भाषा साफ सुथरी नहीं है। ब्रज भाषा के कुछ रूप और पूर्वी बोली के शब्द तो स्थान स्थान पर मिलते हैं, जैसे फूलन के बिछोने, चंदुस, चहुंदिस, सुनी, सोनह के थंब आदि प्रयोग ब्रजभाषा के हैं। यहाँ मतरी बरते थे, चढ़ाई, बाजने लगा, जौन आदि पूर्वी शब्द हैं। तो जो सदल मिश्र हैं इनकी जो भाषा है ये पूर्वीपन लिए हुए है। ये प्रश्न परीक्षाओं में बनाते हैं कि सदल मिश्र की भाषा किस जो हिंदी लेखक शुरुआत के रहे हैं, महानुभव रहे हैं हिंदी का विस्तार और विकास करने वाले, उनमें किसकी भाषा पूर्वीपन लिए हुए थी। तो पूर्वीपन हमारी सदल मिश्र की भाषा लिए हुए थी, क्योंकि ये बिहार के थे, पूरब के थे, तो इनकी भाषा पूर्वीपन लिए हुए थी। भाषा के नमूने के लिए नासिकेतोपाख्यान से थोड़ा अवतरण भी दिया गया है, आप पढ़ लीजिएगा, 290 पेज नंबर पे है। हिंदी साहित्य के इतिहास जो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने जिसकी भूमिका लिखी है उसमें गद्य की एक साथ परंपरा चलाने वाले प्रयुक्त 4 लेखकों में से आधुनिक हिंदी का पूरा आभास मुंशी सदा सुखलाल और सदल मिश्र की भाषा में ही मिलता है। लल्लू लाल ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन लल्लू लाल की जो भाषा थी वो बनावटीपन लिए थी, और जो सदल मिश्र की भाषा थी वो पूर्वीपन लिए हुए थी। और भाषा सुव्यवस्थित और सुसंगठित भले ही नहीं थी, साफ सुथरी भले ही नहीं थी, लेकिन व्यवहारिक थी इनकी भाषा सदल मिश्र की। सदा सुखलाल की जो भाषा थी वो संस्कृत निष्ठ थी, साफ सुथरी भाषा थी, और वो भाखा मतलब हिंदी को बहुत बढ़ावा भी देते थे। उन्होंने ही ये लिखा है कि रस्मो रिवाज दुनिया का भाखा से उठ गया। एक बार मैंने फिर से रिवाइज करा दिया आप लोग को।
व्यवहार उपयोगी इन्हीं की भाषा ठहरती है। इन दो में से मुंशी सदा सुखलाल की भी साधु भाषा अधिक महत्व है। मुंशी सदा सुखलाल ने लेखनी भी चारों में से पहले उठाई, अतः गद्य का प्रवर्तन करने वालों में उनका विशेष स्थान समझना चाहिए। चूँकि उन्होंने पहले लिखा, उनकी भाषा इतनी परिष्कृत थी। वो आगे वाले जो कवि थे, वो लेखक थे जो, वो लिख रहे थे तो वो उनसे अनुभव भी ले सकते थे उनकी बोली, उनकी भाषा से। लेकिन जो बाद के कवि हैं, हम समझते हैं इनको अभी कैसे, कि जो इंशाअल्लाह खां थे, चूँकि वो उर्दूपन लिए हुए थे, फ़ारसीपन लिए हुए थे। जो लल्लू लाल थे, उन्होंने ब्रज भाषा को शामिल कर लिया अपनी भाषा में। तो इंशाअल्लाह खां चूँकि उर्दू का कलेवर लेकर चले, तो उनकी भाषा इतनी व्यवस्थित हिंदी नहीं रह सकी, खड़ी बोली हिंदी नहीं रह सकी। लल्लू लाल जो थे वो ब्रज भाषा को लेकर चले, तो उनकी भाषा ब्रज भाषा की तरह कृष्ण उपयोगी हो गई। तो उनका भी जो कलेवर है वो ब्रज भाषा के साथ चला, तो इसलिए उनकी जो भाषा है वो इतनी व्यवस्थित खड़ी बोली नहीं रह सकी। तीसरे जो सदा सुखलाल हैं, चूँकि उन्होंने भाषा के क्षेत्र पर ही कार्य किया, उन्होंने अपनी भाषा को उर्दू और जो संस्कृत निष्ठ शब्द हैं उनसे दूर रखा, इसलिए उनकी जो भाषा है वो अधिक सारगर्भित और संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। उसके बाद में सदल मिश्र जो हैं, ये बिहार के थे और ये पूर्वीपन लिए हुए थे, तो इसलिए इनकी भाषा सुव्यवस्थित भले ही ना हो, लेकिन व्यवहारिक बहुत थी, क्योंकि बिहार के थे और बिहार के पूर्वीपन लेकर चले, और कलेवर जो इनका था वो व्यवहारिक था, जो समाज में प्रयोग हो रहा था। इस प्रकार से हम इन चारों महानुभावों को देखते हैं और इनकी भाषा को समझने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। और मैंने यहाँ पे आपको समझाने का छोटा सा प्रयास किया है। बीच बीच में बहुत सारी बाधाएं आई, जिनके लिए मुझे वीडियो पॉज कर करके फिर थोड़ी थोड़ी देर के बाद लेना पड़ा। ये लगभग 20-25 मिनट का वीडियो बनाने में मुझे आज आधा दिन लग गया है करीबन। लेकिन आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छा लगेगा और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा साझा करेंगे और इससे लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।